गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो प्रोटॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, हम सब जानते हैं। उस पर धनावेश होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो प्रोटॉन की जो फ्लिपिंग है किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, अपनी जगह पर घूमता है, तो उसके चारों ओर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र अगर बाहर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र से मैच करता है तो प्रोटॉन उस स्थिति में थोड़ा सा जंप करता है और वापस अपनी स्थिति पर आता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं और इसे हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है ग्राफ है। इसमें ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं बहुत शार्प लाइंस हैं, यानी प्रोटॉन अपनी स्थिति से किसी मैग्नेटिक, ये हम डेल या टॉ वैल्यू पर इसका मेजरमेंट करते हैं, डेल या टॉ वैल्यू पर। तो हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक वो लगाने के बाद में, इफेक्ट लगाने के बाद में वो प्रोटॉन जंप करता है और उस टाइम हमें ये पीक मिलती है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन समझाया गया है कि कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस ट्यूब में हमारा सैंपल रखा है। ये ट्यूब है, इसमें हमारा पदार्थ रखा हुआ है। उस पदार्थ में जो प्रोटॉन है उसको हमने साउथ और नॉर्थ पोल से दिखाया है। अब यहाँ पर हमने इस पर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। जो बाह्य चुंबक यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमने इस पर लगा दिया है। इस फील्ड के लगाने के साथ इसे हम डिनोट करते हैं H0 से। H0 यानी बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद हम इस पर कुछ मात्रा में यहाँ से भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। ये वाला चुंबक जो है वो स्टेबल होता है, इसका इफेक्ट स्टेबल होता है। अब इसके बाद में यहाँ से जब हम ये लगाते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं बाह्य चक्रण, जो ये दिख रहा है आपको, ये निम्न ऊर्जा स्थिति में है। और जब ये इस पर हम बाह्य फील्ड लगाते हैं तो ये जंप करता है, उच्च चक्रण स्थिति पे आता है। यहाँ से इसकी जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली जाती है, जो ये यहाँ पर एब्जॉर्व करके और जंप कर रहा है। और उसके बाद में इसको हम एम्पलीफायर से होते हुए रिकॉर्डर में ले जाते हैं, जहाँ हमको ये ग्राफ बना हुआ दिखाई देता है। तो ये है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का एक सरल रेखा चित्र आपको दिखाया गया। अब जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ विशेष मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ पर जो समझाने वाली चीज़ है वो है परिरक्षण प्रभाव और विपरिरक्षण प्रभाव, यानी शील्डिंग और डी शील्डिंग। जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित घूम रहे हैं। जब हम इस प्रोटॉन पर बायोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये प्रोटॉन फ्लिप करता है, लेकिन इसकी फ्लिपिंग को, क्योंकि ये धनावेशित है, इसके चारों ओर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो रोकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इससे बाहर आने के, इसको कहते हैं हम परिरक्षण। इलेक्ट्रॉन द्वारा उस प्रोटॉन को जंप नहीं करने की, रोक देने की प्रवृत्ति को या कम कर देने की प्रवृत्ति को कहा जाता है उस प्रोटॉन का परिरक्षण हो गया है। अब अगर कुछ ऐसे कारक हों जो इस हाइड्रोजन के पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को इससे दूर ले जाएं, तो वो इसका विपरिरक्षण करते हैं, अर्थात वो प्रोटॉन अब इन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से थोड़ा सा मुक्त हो जाता है और इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड कम लगाने पर भी तुरंत फ्लिप करता है। इसीलिए कम जो डेल वैल्यू है वो कम पर ही उसका पीक आने लग जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन उपस्थित है और एक कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस हाइड्रोजन के जो, या ये कहें हम ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, बिल्कुल बीच में स्थित होते हैं। इसके अलावा जब हम इस तरह के ग्रुप को देखते हैं तो ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा रहते हैं। अब ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका डी शील्डिंग हो गया है, यानी डी शील्डिंग है। तो
डी शील्डिंग की वजह से इस विपरिरक्षण हो गया, इसलिए इसकी जो पीक है वो कम डेल वैल्यू पर हमें मिलती है, जबकि इसमें इसका विपरिरक्षण नहीं हुआ है, ये परिरक्षित है, इसलिए इसकी फ्लिपिंग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ये ज़्यादा डेल के ऊपर हमें पीक्स इसकी मिलती हैं। जैसा कि हम अब इस विपरिरक्षण और परिरक्षण को हम देखें, यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एसिटिलीन हमने लिया है। इस एसिटिलीन पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, हम अच्छे से जानते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई बंध है उसके इलेक्ट्रॉन्स कमज़ोर होते हैं और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ विपरिरक्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो आसानी से दूर हट सकते हैं। अब अगर एसिटिलीन का जो प्रोटॉन है उस पर लगाने वाला जो क्षेत्र है वो अगर इस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच ले, तो हाइड्रोजन के ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी खिंच जाते हैं और इसकी वजह से उसका विपरिरक्षण होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो बाह्य क्षेत्र है वो किस दिशा में लगाया गया है। यदि जो प्रोटॉन घूम रहा है उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के पैरेलल ही ये वाला बाह्य क्षेत्र लग रहा है, तो उस क्षेत्र को, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। ऐसे में उसका विपरिरक्षण हो जाएगा, ये एनहेंस कर रहा है। अनुप्रयुक्त जो क्षेत्र है वो इसके द्वारा उत्पन्न जो एच के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है उसके अगर लंबवत है, एच के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के पैरेलल है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड के आपको लंबवत दिखाई दे रहा है। जो ट्रिपल बॉन्ड है ये, और हमने जो क्षेत्र लगाया है वो इस तरह से, तो इसके लंबवत है। यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसके क्षेत्र के पैरेलल है और इसलिए इसका प्रोटॉन का विपरिरक्षण हो जाता है। जबकि ऊपर वाले चित्र में हम देख सकते हैं कि जो लगाया गया क्षेत्र है वो इस ट्रिपल बॉन्ड के तो पैरेलल है, लेकिन जो एच के द्वारा फील्ड जनरेट किया है उसके लंबवत है, तो वो यहाँ पर एच का, हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का परिरक्षण कर रहा है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं बेंजीन में भी परिरक्षण। बेंजीन में हम जानते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक ही तल में, उसी तल में होते हैं, बेंजीन के तल में, लेकिन जो लगाया गया क्षेत्र है वो परपेंडिकुलर है और इसीलिए वो हाइड्रोजन का विपरिरक्षण या इस हाइड्रोजन का विपरिरक्षण कर दे रहा है। इसी तरह से और मॉलिक्यूल्स जो हम स्टडी करते हैं तो हम देखिए, हम यहाँ पर पाते हैं कि टॉ वैल्यू इज़, अगर यहाँ पर ये 10.5 है तो इसके लिए टॉ वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इस तरह से चलता है। 1 से लेकर 10 तक अगर हम डेल वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक ये टॉ वैल्यू होगी। एक दूसरे के टॉ वैल्यू और डेल वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो RCOH के लिए जो डेल वैल्यू का मान है वो बहुत ऊपर पाया जाता है, लेकिन जो ये वैल्यू है अपनी टॉ वैल्यू वो कम पे पाई जाएगी। इसी तरह से AROH के लिए ये वैल्यूज़ जो दिखाई गई हैं ये स्टडीज़ के द्वारा फिक्स कर दी गई हैं कि अगर यहाँ पर हमें पीक मिल रही है तो इसका, इस डेल वैल्यू पे पीक मिल रही है, ये इस डेल वैल्यू पे, तो इसका मतलब RCOH ग्रुप है। अगर 4 से 7 के बीच है तो एरोमेटिक OH ग्रुप है। इसी तरह से अल्काइल OH है तो वो 0.5 से 5 के बीच में है। एमोनिया है तो वो यहाँ है। RCONH2 है तो 5 से 8 के बीच में, और इस तरह से हम, तो ये कुछ वैल्यूज़ स्टडीज़ के द्वारा फिक्स कर दी गई हैं। अगर आपका दिया गया पदार्थ इन किसी क्षेत्र में अपनी पीक दिखाता है तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला समूह उपस्थित हो सकता है। मुख्यतः जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी भी अणु में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स जो उपस्थित हैं उनकी सूचना हमें देती है कि कोई एक हाइड्रोजन एटम है वो किस एनवायरनमेंट में उपस्थित है, उसके पास लगने वाला हाइड्रोजन किस एनवायरनमेंट में उपस्थित है। और अगर हम 13C NMR कैरी करें तो वो हमें जो कार्बन है वो किन परिस्थितियों में अभी प्रेजेंट है उसकी सूचना हमें देता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या। हम किसी NMR स्पेक्ट्रा जो हमें मिला है उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए हमें, ताकि हम पता लगा सकें कि दिया गया पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं संकेतों की संख्या, कि कितने हमें
पीक्स दिख रही हैं, कितने संकेत हमें दिख रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं उन संकेतों की जो स्थिति है वो कहाँ है, और अगर वो अपनी स्थिति से थोड़े विचलित हैं तो क्यों हैं, कि टॉ वैल्यू या जो डेल वैल्यू है उस पर जो पीक है उसमें उस पीक की स्थिति कौन सी है, किस जगह पर है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो संकेत हमें मिला है वो कितना तीव्र है। तीव्रता से मतलब वो उसकी जो पीक है उसकी हाइट कितनी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं संकेतों का विपाटन, यानी कोई एक सिग्नल किसी और की जो सिग्नल हमें प्राप्त हुए हैं वो किसी और परमाणु की उपस्थिति की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं टुकड़ों में, उसके प्रभाव के कारण टूट जाते हैं। तो जहाँ हमें जैसे एक हाइड्रोजन है उसकी एक ही सिग्नल या एक ही पीक मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह हमें कई बार 3, कई बार 2, कई बार 5, कई बार 7 इस तरह से उसी एक की पीक्स मिलती हैं। तो वो संकेतों का विपाटन या चक्रण चक्रण विपाटन हम पढ़ लेते हैं। संकेतों की संख्या, चलिए इसे हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में, कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये आपको देख रहे हैं, तो इसमें जो ये वाले दोनों हाइड्रोजन हैं इन हाइड्रोजन से भिन्न है और ये हाइड्रोजन और भिन्न है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH3C, CH3, CH3 और CH3, ये मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में क्योंकि ये हाइड्रोजन समान परिस्थितियों में है, ये हाइड्रोजन ये सारे हाइड्रोजन सिमिलर सिचुएशन में है, इसलिए इसमें हमें एक ही पीक मिलेगी। इन हाइड्रोजन्स की जो मिलेगी वो एक जैसी पीक हमें प्राप्त होगी। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो हमें जो पीक प्राप्त होती है वो एक जैसी मिलेगी। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में ये सारे हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरनमेंट में, ये जो CH3 है वो 3 डायमेंशनल है, आप जानते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। और फिर अलग मतलब तीनों दिशाओं में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा मॉलिक्यूल, इसमें ये CH3 इस CH2 के पास है, अर्थात इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है इन तीनों हाइड्रोजन का। ये CH2 इन CH3 से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन से, इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और ये हाइड्रोजन बिल्कुल अलग, क्योंकि ऑक्सीजन से लगा हुआ है और इस पर बीच में क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु आ गया है, इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें हमें 3 तरह की पीक मिलेंगी, एक इस हाइड्रोजन की, इन 2 हाइड्रोजन की अलग मिलेगी और इनकी। अब क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में हैं, इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन के लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगी, यानी जो पीक होनी चाहिए थी वो 3 पार्ट में टूटी हुई इस तरह से मिलेगी। इन 3 हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये इन 2 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए यहाँ पर हमें क्वार्टेट मिलेगी 4 क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में, तो हमें इस तरह से एक क्वार्टेट मीन्स उसमें 4 टुकड़े मिलेंगे इसके लिए, इन दोनों के लिए। और अगर हम इन वाले हाइड्रोजन के लिए देखें, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में, इन तीनों हाइड्रोजन के लिए हमें एक ट्रिपलेट मिलेगी, अर्थात जितने हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उससे एक पीक ज़्यादा हमें किसी और के लिए मिलती है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन के लिए हमें एक सिंगलेट मिलती है। ये जो पीक की स्प्लिटिंग है इनको हम नाम देते हैं, ये विभिन्न प्रकार से स्प्लिट होते हैं। तो हमें फ़िलहाल ये पढ़ना है कि कितने सिग्नल्स हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 सिग्नल मिलेंगे। चलिए इसके आगे हम देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन सिमिलर एनवायरनमेंट में, यानी ये और ये इन दोनों के लिए सेम है। तो इन दोनों के लिए A और C के लिए हमें एक ही पीक मिलेगी एक तरह की, और B का जो हाइड्रोजन है ये अलग प्रकार का हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर इसका और इसका इन्फ्लुएंस है, तो इसके लिए हमें एक अलग पीक मिलेगी। तो हमें टोटल 2 प्रकार की, देखें यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन की, यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन है, यहाँ पर हमें 2 प्रकार के प्रोटॉन के सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर हमें 2 प्रकार के प्रोटॉन के सिग्नल मिलेंगे, 3 प्रकार के प्रोटॉन के सिग्नल मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इन पर 3 और 2, इन टोटल 5 हाइड्रोजन का प्रभाव है, इसलिए इसके लिए हमें एक हेक्सटेट मिलती है।
हेक्सा स्प्लिटेड पीक मिलती है। और ये वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन का प्रभाव है, इसलिए इसकी हमें ट्रिपलेट मिलेगी। इसकी हमें 3 और 2 5 हाइड्रोजन का प्रभाव है, इसलिए हेक्सटेट मिलेगी। और इसके लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगी, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन पर सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन का प्रभाव है। तो सिंगलेट ट्रिपलेट की बात हम बाद में करेंगे। हम पहले ये देखें कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इनका एनवायरनमेंट भिन्न है। इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट ये 2 है, इसका एनवायरनमेंट ये 2 हैं, और इसका एनवायरनमेंट ये है। तो इसलिए हमें तीनों हाइड्रोजन्स के लिए, तीनों हाइड्रोजन सेट के लिए अलग अलग 3 पीक्स मिलेंगी। चलिए इसके आगे हम देखें। आप मुझे होमवर्क में ये करके बताएंगे कि ये जो संकेत हैं इन के लिए अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, इसको आपको समझाना है। इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।